दोस्तों नमस्ते। ये है गांधी आश्रम छतरपुर। गांधी आश्रम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। छतरपुर शहर के बीच में स्थित इस गांधी आश्रम से परिचित कराने के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आप सामने गांधी आश्रम एक इमारत के रूप में देख पा रहे होंगे, लेकिन यह केवल एक इमारत नहीं है। यह छतरपुर शहर के बीच में स्थित ग्रामीण संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। इस गांधी आश्रम का एक अपना इतिहास भी है, वर्तमान भी है और समाज को गढ़ने के लिए बापू के सपनों के भारत का विचार भी है। तो आज हम इस गांधी आश्रम से रूबरू होंगे। इस आश्रम में आप खेती भी पाएंगे, गौशाला भी देखेंगे, नेचुरोपैथी सेंटर भी देखेंगे। आप इसके इतिहास में अहिंसा के कुछ प्रयोग भी जानेंगे। आप जानेंगे युवाओं के भविष्य के निर्माण के कुछ सपने, जिसे बुनने में इस इमारत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, न केवल छतरपुर शहर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से आज के दौर में बुंदेलखंड में यह इमारत समाज निर्माण का एक बड़ा काम कर रही है। मैं सबसे पहले चलूँगा इस गांधी आश्रम के इतिहास पर और मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि आखिर इस गांधी आश्रम जो आज एक इमारत में खड़ा है, यह गांधी आश्रम कैसे बना। क्या पहले यह इमारत थी? बिल्कुल दोस्तों, यह इमारत आज की नहीं है। यह इमारत लगभग 150 साल पुरानी है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये वही इमारत है जो आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करती थी। इस इमारत में अंग्रेज़ों का दीवान रहता था और इस इमारत से बामुश्किल 200 मीटर की दूरी पर राजा निवास करते थे और इस इमारत से पूरे बुंदेलखंड में छतरपुर रियासत के माध्यम से आंदोलन का सूत्रपात होता था। उस दौरान इस इमारत को दिलकुशा बाग के नाम से जाना जाता था। इस दिलकुशा बाग में एक अपना बगीचा भी था और दीवान पूरे शासन सत्ता को भी संचालित करते थे। लेकिन आज़ादी का जब दौर था तो उस आज़ादी के दौर में जब अंग्रेज़ों से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था और भारत अपनी स्वतंत्रता की भोर की ओर बढ़ रहा था, तब इस इमारत को अपने कब्जे में लेने के अलग अलग प्रयास किए जा रहे थे। उसी दौरान जो महात्मा गांधी के आंदोलन को बुंदेलखंड में गति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, जो चाहते थे कि आज बापू तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन बापू के सपनों का भारत निर्माण करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और उन विचारों को हम लोगों के बीच में जाएंगे। तब वो चाहते थे कि उसका सूत्रपात इसी जगह से और हम बापू के सपनों का भारत निर्माण को लेके लोगों के बीच में काम कर सकें। तब यहाँ गांधी स्मारक नाम की एक समिति बनाई जाती है और उस समिति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग अपने हाथों से संचालित करते हैं और उस समिति ने सबसे पहला जो काम किया महात्मा गांधी के सपनों के भारत के तहत कौमी एकता का, आदिवासियों की स्वतंत्रता का, महिलाओं की समानता का, किसानों की समृद्धि का, युवाओं की बेहतरी का, मज़दूरों की बराबरी का। और उन्होंने इस गांधी आश्रम में इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग थे उन्हें आश्रय देकर उनको संबल देने का काम किया। इस गांधी आश्रम ने गांधी घर नाम से पूरे मध्य प्रदेश में कुछ अलग अलग केंद्र स्थापित किए और किसानों को उन्नत तकनीकी से परिचित कराया। न केवल उन्हें तकनीकी से परिचित कराया बल्कि उन्हें उन्नत किस्म के देसी बीज भी उपलब्ध कराए और तब जाकर ये काम पूरे मध्य प्रदेश में होने लगा। धीरे धीरे समय आया कि इस केंद्र को केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के प्रांतीय केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि नाम दिया गया और मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि का छतरपुर केंद्र बनता है और इसका मुख्य ऑफिस इंदौर स्थापित होता है। और छतरपुर का यह केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में गांधी स्मारक निधि के काम को आगे बढ़ाता है और सभी ज़िलों में गांधी घर, गांधी पुस्तकालय, अलग अलग गतिविधियां शुरू की जाती हैं। कहीं विद्यालय संचालित होते हैं तो कहीं नेचुरोपैथी के सेंटर संचालित होते हैं,
कहीं पर महिलाओं के लिए काम होता है तो कहीं पर खादी का काम शुरू होता है। इस तरीके से पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में अलग अलग काम शुरू होते हैं। उसी दौरान आप पाएंगे कि आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन का सूत्रपात होता है। तब बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में छतरपुर का केंद्र प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाता है और जगह जगह यहाँ से सर्वोदय कार्यकर्ता निकल कर जाते हैं और भूदान का काम करने लगते हैं। भूदान का काम चल ही रहा था कि इसी दौरान बाबा विनोबा के नेतृत्व में डाकू समर्पण का काम शुरू होता है। चंबल क्षेत्र में डाकुओं का समर्पण मध्य प्रदेश गांधी स्मारक निधि के कार्यकर्ताओं के सहयोग से संचालित हो ही रहा था कि इसी दौरान 1972 में बुंदेलखंड के डाकुओं के आत्मसमर्पण की बात आती है और 31 मई 1972 को मध्य प्रदेश के 84 बागियों ने जयप्रकाश नारायण के समक्ष इसी गांधी स्मारक निधि में लोगों से अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात की और यहाँ के जो बागी सरदार थे वह जयप्रकाश नारायण की बात स्वीकार करते हैं और महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर विश्वास करते हुए बाबा विनोबा की करुणा प्रेम शांति पर भरोसा करते हुए जयप्रकाश नारायण के समक्ष बुंदेलखंड के 84 बागी इसी जगह पर आत्मसमर्पण करते हैं। उसका भी यह एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि उस दौरान पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में किसानों को लेके बड़ा काम हो रहा था। हरित क्रांति का दौर था। किसानों को उन्नत तकनीकी के बीज कैसे उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें तकनीकी का ज्ञान कैसे कराया जाए, ये सारी चीज़ों का केंद्र बिंदु भी मध्य प्रदेश का छतरपुर का गांधी आश्रम बनता है। दोस्तों, इस तरह से इस गांधी आश्रम का इतिहास जो है बड़ा समृद्ध है, लेकिन उस इतिहास की जड़ों में आप जाएंगे तो आपको महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रयोग दिखेंगे। समाज में शांति कायम करने का एक जज्बात दिखेगा और उसी शांति के जज्बात ने आज तक इस गांधी आश्रम को बरकरार रखा है। यहाँ की जो महात्मा गांधी के विचारों की बुनियाद है वह आज भी इस गांधी आश्रम में व्याप्त है। इस गांधी आश्रम में वो सारी चीज़ें हैं जो गांधी एक आश्रम के रूप में चाहते थे। एक आश्रम के रूप में वह ग्रामीण परिवेश की बात करते थे, वह भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम पहुंचेंगे कि आखिर वो महात्मा गांधी के विचारों की बुनियाद क्या है जो आज भी इस गांधी आश्रम में देखने को मिलती है। इसी तरीके से इस गांधी आश्रम का वर्तमान भी शुरू हो जाता है। आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जी 18 रचनात्मक कार्यक्रमों की बात करते थे। उन रचनात्मक कार्यक्रमों में जैविक खेती, प्राकृतिक चिकित्सालय भी एक प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम था और गौशाला में नस्ल सुधार का काम, वो काम भी आप इस गांधी आश्रम में देख पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे यह यहाँ की एक विशालकाय इमारत है और यहाँ से गुजरते हुए हम आपको अब खेती और गौशाला की तरफ ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम वह आपको पुस्तकालय हॉल भी दिखाएंगे। इस पुस्तकालय हॉल के इतिहास से मैंने आपको पहले ही परिचित कराया है कि यह वही कक्षा है जहां जयप्रकाश नारायण और बागियों के बीच में 1972 में वार्तालाप हुई थी और जिसके बाद बागियों ने महात्मा गांधी की अहिंसा पर भरोसा करके आत्मसमर्पण किया था। वर्तमान में यह पुस्तकालय उसी रूप में है। यहाँ पर लगभग 4000 किताबें हैं। सर्वोदय साहित्य के अलावा आज़ादी का इतिहास, पर्यावरण, तकनीकी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ऐसी अलग अलग किताबें यहाँ मिलेंगी और पूरे देश भर से कुछ रिसर्च स्कॉलर समय समय पर आते हैं और यहाँ पर शोध का काम करते हैं। वर्तमान में कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले नौजवान भी आकर के इस लाइब्रेरी का लाभ उठाते हैं। यहीं से गुजरते हुए अब हम आपको खेती की तरफ ले जाएंगे। ये गांधी आश्रम का इसी बिल्डिंग से लगा हुआ लगभग 32 एकड़ का जैविक खेती का फॉर्म है, जहाँ पर जैविक खेती के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य तौर पर बुंदेलखंड में जो मोटे अनाज की खेती है वह यहाँ पर देखने को मिलती है और इस मोटे अनाज की मुख्य बात ये भी है कि यहाँ देसी बीज की जो परंपरा है वो लगातार स्थापित है
और उन्हीं देसी बीजों का प्रयोग करते हुए जैविक खेती से खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे इस आश्रम के प्रांगण से गुजरते हुए हम जैविक खेती के उस बायोटेक फार्म पर पहुंच गए हैं, जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग लर्निंग एंड रिसोर्स सेंटर गांधी स्मारक निधि संचालित करता है। यहाँ कुछ अलग अलग प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत बड़े स्तर पर आप वृक्षों को भी पाएंगे। उसमें कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो बहुत कम स्तर पर हमें शहर और बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित इलाका है। फिर भी यहाँ कुछ विशेष प्रजाति की वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसमें ख़ासतौर से लीची का एक पेड़ है जो पूरे शहर में जहाँ तक ज्ञात है एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल आते हैं। और जैविक खेती का लगभग 32 एकड़ का फॉर्म है। इस 32 एकड़ में लगभग 5 एकड़ अलग से वृक्षारोपण का स्थान है, और मेड़ों में भी आप पाएंगे कि पर्याप्त मात्रा में पेड़ हैं। हम कहते हैं खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़, वह वाली कहावत इस गांधी आश्रम में चरितार्थ है। और मेड़ों में ऊंची ऊंची बंधान है ताकि जो पानी का संग्रहण है वो भी किया जा सके, और इसी कारण से इस गांधी आश्रम को शहर का बफर स्टॉक भी कहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग त्रासदियाँ इस बुंदेलखंड ने झेली हैं, लेकिन उस त्रासदियों का इस शहर के बीच में गांधी आश्रम होने का फ़ायदा मिला है। जब जल संकट का सामना मई जून की भीषण गर्मी में पूरा शहर करता है, उस दौरान इस शहर में जल स्तर अच्छा रहता है, ख़ासतौर से गांधी आश्रम के आसपास के वातावरण में, क्योंकि इस 32 एकड़ के फॉर्म में पूरा जल संग्रहण किया जाता है। यहाँ का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाता है। उसका फ़ायदा भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दूसरा ये है कि यहाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है, जिसका फ़ायदा भी लोगों को पर्याप्त स्तर पर मिलता है। आपने कोविड का दौर देखा है, जब लोगों के लिए सबके दरवाजे बंद थे, तब पूरे शहर के लिए गांधी आश्रम के दरवाजे खुले थे, और यहाँ आकर के लोग अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। यही इस गांधी आश्रम की विशेषता है कि यह प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति से भरपूर है। यहाँ की समृद्धता, यही खेती, यही पर्यावरण और यही जानवर हैं। शहर के बीच में हमें ऐसा वातावरण देखने को नहीं मिलता है जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं। गांधी आश्रम इस जैविक खेती के जो प्रयोग करता है, उन प्रयोगों को लेकर बुंदेलखंड के किसानों के साथ साल भर में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित करता है। यहाँ जैविक खेती के प्रयोगों में वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, गोबर खाद, इसके अलावा अमृत जल, अमृत मिट्टी, कीटनाशक, ये सब जैविक तौर पर बना करके और इस फसल में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ एक तिनका कहना चाहिए खाद का या एक बूंद कीटनाशक की बाहर से लाकर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, और ऐसा प्रयोग यहाँ पर बरसों से किया जा रहा है। कहते हैं कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम खेती के पूरक के रूप में पशुपालन को भी जानेंगे, जो कि गांधी जी का एक प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम भी था। तो गांधी आश्रम की एक देशज गौशाला है। इस देशज गौशाला में यहाँ स्थानीय कैन काठा नस्ल की गाय को रखी गई है, और इस कैन काठा नस्ल की गाय को गिर प्रजाति के बैल के साथ इनकी ब्रीडिंग उन्नत किस्म का इन्हें बनाया जा रहा है। इस गौशाला की यही खासियत है कि यहाँ बहुत दुधारू गाय ना रख के, व्यापारिक उद्देश्य ना करके, यहाँ की जो लोक स्थानीय प्रजाति है उसी प्रजाति को उन्नत किया जा रहा है। और गिर नस्ल की प्रजाति के बैल का कारण ये है कि वो गिर प्रजाति मध्य प्रदेश से बाहर की होने के बावजूद भी वह बुंदेलखंड स्तर पर सर्वाइव करने के योग्य है। इसलिए आप ये पाएंगे कि यहाँ एक कुछ गाय हैं जो गिर में कन्वर्ट हो रही हैं, ये बैल भी है, और ये कैन काठा नस्ल की गाय काफ़ी उन्नत गौशाला के रूप में इस गांधी आश्रम में समृद्ध हो पा रही है। वर्तमान में इस गौशाला में लगभग 50 गाय और 10 छोटे बच्चे हैं। इस गौशाला से शहर को शुद्ध दूध की आपूर्ति हो पाती है, और गांधी आश्रम में भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल पाता है।
गांधी आश्रम के कुछ आपने अलग अलग प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अब हम एक नया प्रयोग भी आपको दिखाएंगे, वह है प्राकृत चिकित्सा का। गांधी आश्रम की स्थापना के समय से ही यहाँ पर एक प्राकृत चिकित्सालय संचालित हो रहा है, लेकिन हम अब इस प्राकृत चिकित्सालय को एक नए भवन के रूप में पा रहे हैं। पहले यह प्राकृत चिकित्सालय बहुत सीमित संसाधनों के साथ यहाँ पर संचालित था, लेकिन पिछली 2021 से यहाँ प्राकृत चिकित्सालय को एक बड़ा आकार दे दिया गया है। अब इस प्राकृत चिकित्सालय को ओपीडी और आईपीडी के साथ विस्तार करके इसको राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया गया है। यहाँ पर आए दिन कुछ अलग अलग प्रशिक्षण और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित होते हैं और यह प्राकृत चिकित्सालय नित्य सुबह 7 से शुरू कर दिया जाता है ओपीडी खास तौर से। और यहाँ एक महिला और एक पुरुष 2 प्राकृत चिकित्सक हैं, कुछ सहायक चिकित्सक भी हैं जो लोगों को प्रतिदिन उपचार देने का काम करते हैं। इस तरीके से गांधी आश्रम का यह प्राकृत चिकित्सालय वर्षों पुराना है और पूरे बुंदेलखंड में इसका एक विशेष नाम भी है। लोग यहाँ पर दूर से आते हैं और इस प्राकृत चिकित्सालय को मैं गांधी आश्रम की अलग एक्टिविटी के साथ एक पूरक के रूप में भी देखता हूँ, क्योंकि आज की हमारी दिनचर्या पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। लेकिन गांधी आश्रम आने के साथ सबसे पहला जो स्वास्थ्य लाभ होता है वो दिनचर्या का, क्योंकि यहाँ का वातावरण एकदम जैविक है। जैविक अनाज का उत्पादन होता है, प्राकृतिक वातावरण है, गाय का शुद्ध दूध है, जीवन शैली एकदम प्राकृतिक है और उसी प्राकृतिक जीवन शैली के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उपचार लोगों को दिन दूना रात चौगुना स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। हम आपको ले चलेंगे अब गांधी आश्रम में एक गांधी बुक बैंक का संचालन किया जा रहा है। इस गांधी बुक बैंक या एक निम्न तबके से लेके अमीर तबके के साथ जुड़ाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास किताबें रखने की जगह नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, या बहुत सारी किताबें एक्सेस हैं, काम की नहीं है, तो वो सारे लोग इस गांधी बुक बैंक में वो किताबें रख के जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्कूली किताबें अपने बच्चों के लिए ख़रीदने में असमर्थ हैं। तब उन सारे लोगों के लिए गांधी आश्रम एक प्रमुख सहारा होता है, जहां से उन्हें अलग अलग किताबें प्राप्त हो जाती हैं। स्कूल के सिलेबस के साथ साथ यहाँ कुछ साहित्यिक किताबें, पर्यावरण से संबंधित किताबें, कंपटीशन एग्ज़ाम से किताबें। यह प्रयोग बहुत पुराना नहीं है, पिछले 1.5 साल पहले यह बुक बैंक शुरू की गई थी। और बुक बैंक को शुरू करने का कारण ये था कि गांधी आश्रम में एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी जो आपने देखी भी है, लेकिन उस लाइब्रेरी के साथ कुछ नवाचार किया जाए, तो नवाचार के रूप में यह बुक बैंक शुरू किया गया था। और यह बुक बैंक मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी सफल प्रयोग हुआ और लगभग हज़ारों लोग इस बुक बैंक के माध्यम से जुड़े, नौजवान भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े और उनके माता पिता भी। इस तरीके से बुक बैंक का संचालन भी किया जा रहा है। इन सारे प्रयोगों को समझते समझते हम लगभग गांधी आश्रम को काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। और मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि गांधी आश्रम शहर के बीच में एक जीवंत गांव है। आज हमें ऐसे गांव भी बहुत कम मिलते हैं कि जहां इतनी समृद्धि हो, लेकिन शहर के बीच में इस गांव में वो समृद्धि आज हम देख पा रहे हैं। यहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें एकदम आपको जीवंत दिख रही हैं। और इन सब के जीवंत होने का कारण ये भी है कि यहाँ बापू का विचार है। जहाँ बापू का विचार हो तो वहाँ इन सब चीज़ों का लाइव होना मुझे लगता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम थोड़ी सा गांधी आश्रम के अंदर की बिल्डिंग को भी समझेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आश्रम के अंदर का भवन है और स्ट्रक्चर जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन यह स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 200 वर्ष 150 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी यह आज भारत के इतिहास और भारत की परंपराओं से हमें रूबरू कराता है। हमें अपनी उस प्राचीन कला से भी परिचित कराता है कि हमारी भवन निर्माण की कला कितनी अच्छी थी। इन सारी चीज़ों से हमें परिचित होने का अवसर मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम आके पहुंच गए हैं गांधी आश्रम के खेतों से उत्पादित होने वाले अनाज, जो लोगों के बीच में ग्रामोद्योग के रूप में हम यहाँ
प्रस्तुत करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे शहर में यह अनाज आज बहुत मशहूर है, न केवल शहर में बल्कि देश में भी यहाँ से तुअर की दाल की ख़ास तौर से मांग होती है। आप देखेंगे तुअर की दाल है, हल्दी है, मसूरी की दाल है, जौ का आटा है, कठिया गेहूँ का दलिया जो बुंदेलखंड का एक पेटेंट है, जो हमें देखने को नहीं मिलता, वो भी यहाँ मिलेगा आपको। ये चिप्स हैं, बड़ी है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना है, अचार है, दलिया है, सेवइयाँ है, बेसन है, आम का अचार, आंवला का अचार है, लसोड़ा का अचार है। ये अलग अलग ग्रामोद्योग की चीज़ें हैं जो यहाँ हम तैयार करके लोगों के बीच में रखते हैं और लोग इन सारे उत्पादों में खासी रुचि रखते हैं। उसका कारण ये भी है कि हम जो पैकेट वाले फूड ख़रीदते हैं उनकी अपेक्षा यह बहुत महंगा नहीं है। मुझे लगता है कि सस्ता ही होगा, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और शहर में उपलब्ध है। आज के दौर में विचार के साथ जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम हैं और उसमें शुद्धता होना और भी मुश्किल है, लेकिन वह सारी चीज़ें हमें बिना किसी लाग लपेट और बनावट के गांधी आश्रम में शुद्ध रूप से मिल पाती हैं। इसलिए लोग रोज़ सुबह से शाम तक यहाँ आते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे उपकरण हैं जिनसे हम इन जैविक उत्पादों को तैयार कर पाते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से गांधी आश्रम की काफ़ी चीज़ों को आपसे परिचित करा पाए होंगे और इन्हीं सब जो संसाधन हमारे बीच में हैं, इन्हीं का उपयोग करते हुए हम साल भर में अल्टरनेटिव हेल्थ, युवाओं के प्रशिक्षण, महिलाओं के प्रशिक्षण, किसानों के प्रशिक्षण, कोई सर्वोदय सम्मेलन, मित्र मिलन, प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर, स्कूल के बच्चों के साथ कुछ कार्यक्रम, रचनात्मक शिविर, समर कैंप आदि चीज़ें संचालित कर पाते हैं। और गांधी आश्रम के आय का माध्यम भी गांधी आश्रम के संसाधन हैं। बिना किसी सरकारी या कहना चाहिए विदेशी फंड के जन सहयोग से यह केंद्र संचालित होता है और यह केंद्र मुख्य रूप से अपनी बुनियाद को आज भी बचाए हुए है। गांधी के विचार आज भी यहाँ बचे हुए हैं। यह इस केंद्र की महत्वपूर्ण बात है। मैं आप सबको ये सारी बात बता पाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।